Good afternoon and welcome everyone to the daily editorial analysis class for 20th of October 2021. So आज की क्लास में we will study फटाफट से ये अफगानिस्तान वाला जो टॉपिक है, उसके बाद we will talk about science and technology. दो एडिटोरियल्स हैं आज के. इंडिया एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग करने जा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, मतलब हमारी कंट्री में ये मीटिंग होने जा रही है. सबसे पहले अफगानिस्तान को देख लेते हैं एक बार. दिस वी हैव सीन ऑलरेडी. एक बार ये इंडिया, हैव वी सीन दिस मैप वंस, एक बार ये क्लास में देख लिया है, राइट. इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अफगानिस्तान में अब एक आतंकवादी ग्रुप जिसे हम अभी तक बैनिश करते हुए आ रहे थे, अभी तक नकारते हुए आ रहे थे, तालिबान, वो टेक ओवर कर चुका है अगस्त के महीने में, राइट. सो 14-15 अगस्त के पास ये चीज हुई. तालिबान ने क्या किया था इंडिया के साथ? कांधार प्लेन हाईजैक. और तालिबान को यूज करते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की आईएसआई, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस जो भी है, वो क्या करती है? पाकिस्तान के अटैक्स वगैरह, प्रॉक्सी टेररिज्म जिसे हम कहते हैं, प्रॉक्सी अटेंडेंस तुम सभी समझते हो. प्रॉक्सी अटेंडेंस का मतलब क्या है? जब एक दोस्त या एक दोस्तनी दूसरे की अटेंडेंस लगा रही है, राइट. प्रॉक्सी वॉर, जब अफगानिस्तान में तालिबान या लश्कर तैयबा इनके नाम पे इंडिया में अटैक किया जाता है, राइट. ये प्रॉक्सी वॉर इसे कहा जाता है. जब कहा जाता है कि हम ये नहीं कर रहे, पाकिस्तान डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहा क्योंकि 1971 में हार चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, राइट. इनडायरेक्टली इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के लिए तंग किया जा रहा है, राइट. अब तालिबान के आने से क्या होगा कि तालिबान पहले इन टेरर अटैक्स में यूज किया जा चुका है. कांधार का, इंडिया का जो प्लेन हाईजैक है उसे कांधार में लैंड किया गया और ये बोला गया कि जो तालिबानी आतंकवादी जो इंडिया ने अरेस्ट कर रखे थे, जो इंडिया की हिरासत में थे, उनको रिहा किया जाए, उनको रिलीज किया जाए, राइट. एक कंडीशन रखी थी. सो आर इंडियंस वर हेल्ड एज होस्टेज, तो उनको बंदी बना लिया गया, राइट. ऐसी मेमोरीज के बाद इंडिया ने तालिबान को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया और हम कोई नेगोशिएशन नहीं करते. अब क्या हुआ कि 2001 में यूएसए ने अटैक ऑन टेररिज्म का एक कैंपेन शुरू कर दिया 9/11 अटैक के बाद, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया. तो तालिबान को वहां पे ओसामा बिन लादेन जो तालिबान के चीफ थे उनको एलिमिनेट किया गया. तो ये सारी चीजों के बाद अब फाइनली तालिबान दोबारा से टेक ओवर कर रहा है, यानी कि यूएसए तालिबान को मात नहीं दे पाया. यूएसए के बढ़ते खर्चे, यूएसए की डिक्लाइनिंग इकोनॉमी में जो रेवेन्यू गिरता जा रहा है, जो उनका जीडीपी गिरता जा रहा है, अब जीडीपी ग्रोथ रेट यूएसए का कम हो रहा है, तो उनको अपने खर्चे कट करने हैं, राइट. तो इसलिए यूएसए ने विड्रॉ कर लिया आफ्टर 20 लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर इन तालिबान. अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमने कल भी डिस्कशन करा था, ये कौन सा पोर्ट है? छबार पोर्ट, राइट. छबार पोर्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहां पे पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है, GWADAR. ग्वादार पोर्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में से एक पर्ल है. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी हमने समझी थी, याद है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या कह रही है कि चाइना इंडिया को इन पोर्ट्स के जरिए, मालदीव्स है नीचे, फिर श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बना लिया, फिर म्यांमार में एक पोर्ट बना लिया. चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. चाइना के लिए वो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स. पर्ल्स मतलब मोती. लेकिन हमारे लिए क्या है? वो खतरा है कि अगर यहां पे चाइनीज नेवी, चाइनीज आर्मी डिप्लॉयड है, फिर मालदीव्स में डिप्लॉयड है, फिर नीचे श्रीलंका में डिप्लॉयड है, फिर इधर से बांग्लादेश और म्यांमार, तो वहां चारों पांचों तरफ से इंडिया के ऊपर अटैक किया जाएगा तो हम फंस जाएंगे, वी विल बी एंट्रैप्ड. अब पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट उनमें से एक है. इसकी एडवांटेज जो चाइना को थी उसको नेगेट करने के लिए इंडिया ने छबार पोर्ट प्रोजेक्ट पे $300 मिलियन, कल वाली सेम फिगर है, $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया. कब किया? 2015 से 2015 से 2017 तक, राइट. कि फटाफट से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए. अब छबार पोर्ट से लेकर जरांज टाउन तक ये रोड को, रेल और रोड लिंक कंबाइंड है, ये इसको कंप्लीट कर लिया. अब आगे का जो हिस्सा है अफगानिस्तान का, ये जो प्रोविंस है, ये जो पूरा एरिया है, मजर शरीफ एक इंपॉर्टेंट टाउन है. ये ऑलरेडी गारलैंड हाईवे पहले से बना हुआ है. गारलैंड मतलब जो हार पहनाया जाता है, राइट. गारलैंड हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है. हमने ये सोचा कि अगर हम ये रोड और रेल लिंक को इंडिया अगर कंप्लीट कर देगा, ये रोड और रेल लिंक को, डेलाराम टाउन ये है,
अफगानिस्तान का, जरांज टाउन ये है, ठीक है, छवार से लेकर यहां तक। तो ऑलरेडी जो हाईवे बना हुआ है उससे यहां से इंडिया के शिप्स चलेंगे, इंडिया की जो कार्गो है वो यहां तक पहुंचेगी, यहां के रास्ते आगे, फिर मजर शरीफ, फिर उसके बाद ये एरिया चल रहा था अफगानिस्तान, उसके बाद हम इन कंट्रीज में दाखिल हो पाएंगे, हमारी गुड्स यहां पे बेची जा सकेंगी, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर फाइनली रशिया। क्लियर है? अब क्या हुआ है, तालिबान के आ जाने के बाद तालिबान किसके इशारों पे काम करेगा? पाकिस्तान। तो हमारा ये जो $300 मिलियन है ये कहां गए? पानी में, राइट? सो ये नुकसान इंडिया को अब हो गया। अब इसीलिए अभी तक इंडिया ये कह रहा था कि तालिबान के साथ नेगोशिएट ही मत करो, अभी तक तो ये पॉलिसी थी, बट जब ये चीज हो ही गई तो क्या करो? दोस्ती कर लो। अब तालिबान को, हम तालिबान पे समिट मीटिंग करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें? अब तो तालिबान इज अ रियलिटी, वी हैव टू रेकॉन विद इट, हमें उसे झेलना ही पड़ेगा, राइट? वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू रेकन विद इट। Just a minute, I am keeping an equal tab on comments in the online section, so you can ask your doubts whatsoever. ठीक है, now we can't do anything, we can't escape the reality, वास्तविकता यही है। अब पाकिस्तान एंड चाइना, ये सारी चीजें बाद में समझते हैं। तो हमें क्या नुकसान होने जा रहा है तालिबान के आने से? एक तो हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, राइट? और ये सेंट्रल एशिया का मैप जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये कैपिटल सिटीज है ना, ये वाली बिश्केक या फिर ताशकेंत या निकोस, ये सारी सिटीज को बोला गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अस्ताना, कजाकिस्तान, इनको अरेंज करो। ये क्यों पूछा गया? 2016 में आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दिस रीजन, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया को मेंबर बनाया गया था जून 2016 में। तो इंडिया को जब इस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, शांघाई कहां पे है? चाइना में, हेडक्वार्टर शांघाई का यहां पे है। रशिया भी इस ग्रुपिंग का मेंबर है, राइट? रशिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुपिंग। तो ये जो ग्रुपिंग है इन कंट्रीज को जो मिलाती है, रशिया ये चाह रहा था कि इंडिया इसका मेंबर बने। अब रशिया इस क्यों चाहता था? वाई वुड रशिया वांट? रशिया भी चाइनीज इंटेंशंस पे बिलीव नहीं करता, राइट? चाइना कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन कि चाइना कल को रशिया पे अटैक कर दे या कुछ। इसीलिए रशिया खुद चाहता है कि इंडिया शुड गेन एन एज इन इट्स बैकयार्ड। बैकयार्ड क्या होता है? घर का आंगन, राइट? रशिया खुद ये चाहता है कि हमारी इंडिया की पकड़, इंडिया की गुड्स यहां पे बिकें, इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस यहां पे अच्छे हों। हम इस बात का जायजा कैसे लगा सकते हैं? रशिया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। रशिया के कहने पे ही चाइना ने SCO, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है, उसमें इंडिया को एंट्री दिलवाई। फिर चाइना ने यह कंडीशन रखी कि अगर इंडिया एंटर होगा तो पाकिस्तान भी एंटर होगा, सिंपल, राइट? ठीक है, एक के साथ एक फ्री। अब इंडिया ने बोला कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे फायदा यह हुआ है कि यहां पे इस रीजन में ये कंट्रीज का कॉमन इशू क्या है? चाइना में भी टेररिज्म है, चाइना के अपने इंसर्जेंट्स हैं। जैसे हमारे यहां पे नेक्सलाइट्स है ना, तो वैसे चाइना के भी अपने काफी ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। वो लोग चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट से, चाइनीज प्रशासन से नाखुश हैं, तो वो चाइना की सरकार के खिलाफ विद्रोह करते रहते हैं। उसका शिकार रशिया भी बनता है, और रशिया में भी काफी ऐसे विद्रोही हैं, राइट? और इंडिया में पाकिस्तान है ही, राइट, टेररिज्म फैलाने के लिए। तो ये कंट्रीज का एक कॉमन मुद्दा बन गया। क्या? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन एजेंडा आइटम बन गया, क्या? टेररिज्म। तो इंडिया को अगर रशिया ने शामिल करवाया, एंट्री दिलवाई, तो इंडिया इस मुद्दे को चाइना की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाता है। ये किसके लिए मुंह की खाने की बात हो गई? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का मेंबर होना इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ट्विस्ट कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ पड़ गया कि तुम इस मंच पे यदि आओगे तो तुम्हें बेनकाब किया जाएगा, टेररिज्म के मुद्दे को उठाया जाएगा, राइट? फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो अच्छी अच्छी बातें करने में वैसे माहिर हैं, राइट? तो उन्होंने वहां पे क्या प्लान छेड़ा प्राइम मिनिस्टर ने? गुड्स बेचने के लिए जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। चाइनीज क्या माने जाते हैं? फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। तो आर प्राइम मिनिस्टर ने एक तो टेररिज्म की बात करी इंडिया ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्वेश्चन क्या आ सकता है? लिख लो, इंडिया को इसकी मेंबरशिप से क्या फायदा होगा?
इंडिया को क्या एडवांटेजेस मिली, व्हाट एडवांटेजेस हैज इंडिया गॉट, व्हाट एडवांटेजेस हैज इंडिया गॉट विद द एंट्री इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, सिंगलिंग आउट टेररिज्म, पाकिस्तान सिंगलिंग आउट पाकिस्तान, इसमें मतलब पाकिस्तान को यहां पे अलग थलग करना, ठीक है, पाकिस्तान को उसी ग्रुपिंग में बेनकाब करना, राइट। लिखना है तो लिख सकते हो, पाकिस्तान को सिंगल आउट करना, सिंगलिंग आउट पाकिस्तान ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म, नंबर 1 एडवांटेज, राइट। सिंगलिंग आउट पाकिस्तान ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बेनकाब करना, राइट। देन सेकंड, एक्सेस टू सेंट्रल एशियन मार्केट, एक्सेस टू सेंट्रल एशियन मार्केट, पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के में आतंकवाद के मुद्दे पे बेनकाब करना, राइट। फिर उसके बाद सिंगलिंग आउट, ये हो गया। फिर उसके बाद एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टू दिस होल सेंट्रल एशियन मार्केट। अभी तक हम कहां कंपटीशन के लिए जा रहे थे, ये ग्रुपिंग्स को क्या कहा जाता है, इसको एशियान। अभी तक तो हम एशियान में रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब एशियान में कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज के साथ कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। साउथ कोरिया, कोई भी कंपनी नेम करो, सैमसंग साउथ कोरिया की है, ठीक है, और बाकी की कार मेकिंग कंपनीज टोयोटा और ये सब साउथ कोरिया की हैं। तो ये कंट्रीज ऑलरेडी इंडिया को टक्कर देती हैं, राइट। बचा क्या, सेंट्रल एशिया, या फिर कल जो हमने बात करी चेस बोर्ड, वेस्ट एशिया, वहां पे आपस में ट्रबल चलती रहती है। तो ये एक ह्यूज मार्केट है और अनटैप्ड है। अब चाइना की नेबरहुड में होने की वजह से चाइना इसका पूरा बेनिफिट ले लेता है, क्योंकि चाइना एक नेबरिंग कंट्री है। इसीलिए व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड देयर, ही स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट इकोनॉमी ऑफ एशियन, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज। स्पेसिफिकली जब बात हुई तो क्या कहा, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, लिख लो ये, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। इस प्लैंक पे, इंग्लिश में ये वर्ड होता है प्लैंक, मतलब इस पहलू पे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। चाइनीज गुड्स क्या होती हैं, जैसे तुम्हें कुछ नहीं लेना होता है, दुकानदार से नेगोशिएट करने जाते हो, क्या बोलते हो, चाइनीज तो है भैया, दे दो इतने में, राइट। तो डिफेक्टिव आइटम्स, राइट, जीरो डिफेक्ट। इंडिया ने कहा कि चाइना की गुड्स मान लिया कि सस्ती होंगी लेकिन डिफेक्टेड होती हैं। और जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है, क्लाइमेट एंगल देना, कि ग्रीन वे में हम गुड्स को बना रहे हैं, राइट। जीरो इफेक्ट मतलब कार्बन इफेक्ट उसका जीरो होगा, फॉर नेम सेक ओनली, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि कार्बन इफेक्ट जीरो हो, कहने के लिए ठीक है कि भाई बोल दिया जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, राइट। प्राइम मिनिस्टर कितने बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे। क्या काम करते हैं, बस यही सब करते हैं, राइट। ये सब एक्रोनिम्स बनाना और ये सब, राइट। क्योंकि अभी एक नया नाम दिया गया, क्या, IM 007, ठीक है, जीरो ग्रोथ जीरो डेवलपमेंट इन 7 years, राइट, 7 साल हो गए ना। सो पॉइंट क्या है, यहां पे क्वालिटी के नाम पे हम एंटर करना चाह रहे हैं इस मार्केट में। तो ये 2 बड़े फायदे हैं, राइट, समझ में आ गया इकोनॉमी का। तीसरा एक्सेस क्या होगा, सोचो, जब कभी हम यूएसए के पास जाते हैं, रशिया क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, राइट। तो अब रशिया को यह भी फायदा है कि रशिया भी चाहता है कि इंडिया से जुड़ा रहे, ऑल वेदर फ्रेंड। रशिया को हर मौसम का दोस्त कहा जाता है, ऑल वेदर फ्रेंड। यूएसए ने जब इंडिया को कहा कि इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर 2008 में, तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा कि तुम होगे स्ट्रैटेजिक पार्टनर, हम हैं हर मौसम के दोस्त, राइट, ऑल वेदर फ्रेंड। क्योंकि रशिया क्या है, पुराना यूएसएसआर, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के वे में लड़ाई चलती है। तो उन्होंने एक ऐसा टर्म कॉइन कर दिया जिसको यूएसए नेगेट नहीं कर पाता, राइट। हमारी वॉर्स में रशिया ने हर बार हमारी मदद करी है, ऑल वेदर फ्रेंड,
रशिया हैज बीन एन ऑल वेदर फ्रेंड टू इंडिया। अब रशिया भी ये चाहता है कि इंडिया यूएसए की, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएसए की गोद में जाके नहीं बैठे हैं, सिंपल वर्ड्स में, राइट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वहां से फोटो आती है यूएसए जब जाते हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट को खुद ही झप्पी डाल देते हैं, राइट। तो एक होता है हग, किसी को हग करना, एक होता है एम्ब्रेस, किसी को लपक लेना, ठीक है। तो हिंदू न्यूज़पेपर क्या कहता है, जब वो बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हग्ड बैरक ओबामा, तो न्यूज़पेपर में लिखा होता है हग और एम्ब्रेस, मतलब कि उन्होंने आपको गले लगाया था या आपने ही लपक लिया था, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के केस में ये होता है कि अमीर आदमी के साथ में फोटो वोटो खिंचाना है, अमीर कंट्री के साथ में फोटो खिंचवाना है। बट हम यूएसए के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो अकेले जो बाइडेन रिसीव करने भी नहीं आए, राइट। जबकि रशिया के केस में क्या होता है कि रशिया हमें अच्छे से वेलकम करता है, ये सब करता है, बट रशियन इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और यूएसए के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो इंडिया को चाहिए चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन रशिया एक जियोग्राफिकल एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। अगर रशिया हमारी साइड पे है तो चाइना रशिया का बॉर्डरिंग कंट्री है, राइट। तो एडवांटेज ऑफ नेबरहुड, इसीलिए हम रशिया और यूएसए, हमें दोनों का साथ चाहिए, क्लियर। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि रशिया को रेवेन्यू चाहिए। चाइना ने इमेजिन $500 बिलियन, $1 बिलियन में कितने होते हैं, 7500 करोड़। हमने उस दिन पिछले दिनों बात करी थी कि यूरोप के ऊपर रशिया की डिपेंडेंस है। रशिया की इकोनॉमी गैस इकोनॉमी है, गैस रिजर्व्स बेच बेच के, अपनी गैस के रिजर्व्स को बेच बेच के रशिया अपना खर्चा चलाता है। 90% ऑफ रशियाज जीडीपी कम्स फ्रॉम गैस सेल। चाइना ने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करी है, कहां पे, रशिया में। अब रशिया को पैसे चाहिए, रशिया ये पैसे इंडिया को वेपन्स बेच के कमा रहा था। इंडिया रशिया को कैसे बैलेंस करता हुआ आ रहा है, हमने न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर वेवर हमें किसने दिया, न्यूक्लियर वेवर किसने दिया, यूएसए ने। 2007-8 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उनको लगा कि यूएसए की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो उनको लगा कि किसी को खिलौने बेचने, चलो कोई बच्चा ढूंढते हैं। कौन मिला, इंडिया। इंडिया को वेपन्स बेच के यूएसए काफी पैसे कमा रहा था। जानबूझ के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राइवलरी क्रिएट करना, ये सब यूएसए करता है, राइट। तो इंडिया को वेपन्स खरीदने पड़ेंगे। अब वेपन्स के अलावा और क्या किया जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचे जाएं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है लोगों को चीजें बांटना, ठीक है। जैसे मैं अगर तुम्हें कुछ चीजें बांटने लग जाऊं तो मैं प्रोलिफरेट कर रहा हूं, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये कहती है वी शुड नॉट प्रोलिफरेट weapons to those countries who have not acceded to, who have not signed nuclear non-proliferation treaty. NNPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, यानी कि आपके पास अगर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप औरों को बांटोगे नहीं, राइट। इंडिया ने 2 टेस्ट करे, पोखरण मूवी तुम सबने देखी होगी, 1 भी देखी होगी, 2 भी देखी होगी, राइट। पोखरण में इंडिया ने टेस्ट किया 1992 में, 1998 में सेकंड टेस्ट। तो क्या हुआ कि इंडिया को वर्ल्ड से ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, वही सैंक्शंस जो हम कल ईरान की बात कर रहे थे, राइट। इंडिया को अलग थलग कर दिया। अब इंडिया को गेहूं अनाज खरीदने के भी लाले पड़ गए। तो उसके बाद 10 साल के बाद जब इंडिया ने इकोनॉमिकली खुद को एम्पावर कर लिया, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा था थैंक्स टू द रिफॉर्म्स दैट वी ब्रॉट अबाउट इन 1992, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो हमने करे, उसके बाद इंडिया एम्पावर हो गया, राइट। अब 2007-8 में यूएसए को बेचने थे वेपन्स, वेपन्स तो बेच ही रहे थे, और क्या बेचा जाए अब, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर 70,000 करोड़ का आता है, राइट, यानी कि $10 बिलियन। अब इंडिया को वो बेचने के लिए इंडिया को बोला कि हम तुम्हें सिविल न्यूक्लियर वेवर दे रहे हैं। वेवर मतलब कि तुमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन करी, कोई बात नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए हम बाकी की कंट्रीज को, कनाडा वगैरह को, जिनके पास यूरेनियम 235 है, जिससे ईरान बॉम्ब बना रहा था, कल बात करी थी ना, हम तुम्हें ये देने को रेडी हैं। इंडिया ने बोला 1998 में तो हमने वेपन्स टेस्ट किए, हमारा रिकॉर्ड कहां से अच्छा हो गया। बोले नहीं, तुम मान लो तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है। बोले नहीं, कैसे हो गया। इंडिया खुद बोल रहा है कि है मेरे को पैसे मिलेंगे, मतलब है ना, हम कभी कभी हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, इंडिया की हालत वो थी। फिर मनमोहन सिंह अड़ गए। मनमोहन सिंह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ये डील साइन करूंगा ही करूंगा। सोनिया गांधी ने बोला सरकार गिर जाएगी, क्या कर रहे हो सरदार जी, राइट, लेकिन वो नहीं माने। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन ना होने के बावजूद इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे।
इंडिया ने एनएनपीटी साइन नहीं करा, इसका मतलब क्या है, इंडिया ये वेपन सऊदी अरेबिया को बेच सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को, क्योंकि ट्रीटी तो साइन करी नहीं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी वेपन्स बना रहा था, उसको भी बेच सकता है। फिर भी इंडिया को यूरेनियम कच्चा माल जिसको कि वेपन्स में बनाया जा सकता है, इंडिया को देना शुरू कर दिया। क्यों करा? कि इंडिया क्या लेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूएसए से खरीदेगा, तो यूएसए की वो कंपनीज जो दिवालिया होने के कगार पे आ रही हैं वो बच जाएंगी। क्या कंपनी का नाम था? जापानीज कंपनी है जो यूएसए के साथ पार्टनरशिप में है, राइट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच रही हैं, इनको बचाने के लिए यूएसए ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इंडिया ने क्या स्मार्टनेस प्ले करी, ट्रीटी साइन, वेवर लिया यूएसए से, ठीक है, वेवर लिया यूएसए से। न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में अभी तक एक ही बना है, कहां? कुडानकुलम। किसने सप्लाई किया है वो? रशिया ने। मतलब समझ में आया? दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया। बेनिफिट लिया उनसे, ठीक है, शादी करी किससे, मतलब रिएक्टर लिया किससे, राइट, यहां से। मतलब समझ में आया? पॉइंट क्या है कि हम बेनिफिट यूएसए से कभी कभी लेते हैं, क्या करते हैं, यहां पे रशिया की इन्वेस्टमेंट करा दी, फिर उसके बाद हमने रिएक्टर खरीदना ही बंद कर दिया, राइट। अब इससे चाइना को, उस टाइम चाइना साइलेंट रहता था, चाइना ने कहा कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर यूरेनियम देना शुरू कर दो, कच्चा माल देना शुरू कर दो, कि अगर पाकिस्तान, अगर इंडिया ने एनएनपीटी साइन नहीं करा तो पाकिस्तान ने भी नहीं करा, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी साफ है, अगर इंडिया का रिकॉर्ड साफ है तो पाकिस्तान का भी साफ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, राइट। अब चाइना अग्रेसिव हो रहा है, तो हमने ये कॉन्टेक्स्ट देखा अब किसका, इंडिया को सेंटर में रखते हुए सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है, आउटसाइड फोर्सेस यूएस एटसेट्रा इसमें कैसे इंटरफेयर कर रही हैं। यूएस रशिया हर ग्लोबल डिस्कशन में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो मान लो। क्यों? सुपर पावर्स रह चुकी हैं ये कंट्रीज, और अब आजकल चाइना भी आ रहा है, ठीक है। अब हम ये जो रास्ता बना रहे थे इस सारी चीज के ऊपर, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज के ऊपर, अब इसका इंपैक्ट आता है कि यहां पे तालिबान आ जाएगा अफगानिस्तान में। और क्या सिक्योरिटी रेपरकशन है तालिबान के आने से, हमें और क्या नुकसान होगा, ये फिगर पहचानते हो? तालिबान क्या करता है, ओपियम, पॉपी हस्क, ओपियम प्रोड्यूस करता है, ओपियम के खेत हैं वहां पे, राइट। अभी तक इंडिया क्या था, ट्रांजिट रूट, यहां पे पॉपी हस्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान में प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान के रास्ते इंडिया से एंटर होती थी, पंजाब से, ठीक है, पंजाब के रास्ते इस एरिया से कहां पे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड में एंटर होती है, राइट। अभी तक तो ये ट्रांजिट रूट था, अब क्या हो गया, पंजाब में क्या हो गया, उड़ता पंजाब, ठीक है। मूवी बनने लग गई, वो उस बात को बताती है कि क्या चल रहा है पंजाब में। यूथ पंजाब का जो स्पोर्ट्स में जाना जाता था खराब होने लग गया, हरियाणा का यूथ, ठीक है। और अब हरियाणा में क्या बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एंटी नारकोटिक्स, ठीक है। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहां पे भी फैलने लगी है, लाइक कैंसर। आप इसको रोक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लिक्रेटिव धंधा है, पैसे मिलते लोगों को। ट्रक ड्राइवर को अगर यहां से म्यांमार, अगर यहां से नागालैंड जाने के 70-80 हज़ार रुपए मिलते डीजल का खर्चा मिला के, लेकिन अगर उसमें ड्रग्स जाए, ट्रांसपोर्ट करी जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर को मिलते हैं रिस्क लेने के, राइट, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के। और अगर उसको यहां पे बेचने लग जाएं, जैसे पंजाब के मिनिस्टर बेच रहे हैं या हरियाणा के भी कुछ मिनिस्टर्स के नाम में, तो वो ल्यूक्रेटिव हो जाता है। अब यहां पे तालिबान के आने की वजह से हमारे लिए पॉपी हस्क और कल्टीवेट होने लग जाएगी, तो हमारे लिए ये एक इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो अब पढ़ने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। क्लियर? ग्राउंड बैकग्राउंड समझ में आ गया सारा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं ग्लोबल एरिना में। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, बाकी सारा रीडिंग का काम है। सो इंडिया इज लाइकली टू होस्ट अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग। इंडिया ये मीटिंग होस्ट करने जा रहा है, दिल्ली में इस मीटिंग को रखा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायलॉग, first of its kind dialogue to be hosted by New Delhi. Pakistan and China are likely to be invited to take part in the meeting, apart from Russia, Tajikistan and Uzbekistan.
पाकिस्तान और चाइना को भी इसमें इनवाइट किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस will take place after New Delhi and Taliban representatives meet face to face in Russia। अब समझ में आ रहा है रशिया क्यों चाहता है कि हम तालिबान से मुलाकात करें। इससे पहले कि चाइना बाजी मार जाए, तालिबान के साथ में चाइना हाथ मिला ले, और तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में ही फायदा है। तालिबान क्या करने जा रहा है? अपनी सरकार बनाने जा रहा है अफगानिस्तान में, जैसे पहले उनकी सरकार चलती थी। तालिबान से हाथ मिलाने में फायदा क्यों है? अब हमें तालिबान को हफ्ता, महीना, सालाना कुछ देना पड़ेगा। क्या करने के लिए? खर्चा चलाने के लिए। तालिबान बदले में हमें यह गारंटी देगा कि वो हमारे खिलाफ कोई अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एश्योरेंस हम तालिबान से चाहते हैं कि दैट दे वुड नॉट लॉन्च एनी काइंड ऑफ अटैक, दे वुड नॉट अलाउ द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमी को इंडिया के खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मीटिंग्स फॉर्मेट विल बी सिमिलर टू रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मतलब समझ में आ गया, इस पूरे साउथ एशिया रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक जो मीटिंग का फॉर्मेट है कुछ इस तरह से रखा जाएगा। ईरान में 2019 में ऐसी एक समिट कराई गई थी। बेसिक फैक्ट्स हैं, देयर माइट बी नो तालिबान रिप्रेजेंटेटिव अटेंडिंग न्यू दिल्लीज कॉन्फ्रेंस एज रिपोर्ट्स सेड दैट India is afraid of hosting Taliban as the group is yet to address international concerns of inclusivity on the government and human rights by the government। तो तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में नहीं होगा, यह आशंका जताई जा रही है। क्यों? रीजन इज ऑब्वियस कि हमने जो शर्तें रखी हैं कि ये जो आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे हो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, यानी कि उसमें महिलाएं भी रहेंगी, उसमें पाश्तून्स भी रहेंगे, उसमें पठान्स भी रहेंगे। अफगानिस्तान की जो डेमोग्राफी है, जैसे हमारे यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, राइट, हमारी सरकारों में वो सभी दिखते हैं। तो अफगानिस्तान में भी हम ये चाहते हैं कि जो सरकार बने वो केवल एक पर्टिकुलर समुदाय की नहीं बने, उसमें पाश्तून्स भी हो, ट्राइब्स भी हो, पठान्स भी हो। तो क्या होगा? इंडिया एक वे से ये कहना चाह रहा है कि जो पाश्तून्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, वो सरकार में रहेंगे तो वो पीस लविंग हैं, ठीक है, वो शांति प्रिय हैं, तो उनका होना जरूरी है, और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस नहीं करेगा तालिबान। तो ये शर्तें तो हैं, ये बोला जा रहा है कि मतलब अंगुली माल को बोला जा रहा है उंगली मत काटना, राइट। तो अभी के लिए तालिबान ने ये कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करी हैं, तो तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव इस समिट को अटेंड नहीं करेगा, लाजमी है ये बात। इफ पाकिस्तान अग्रीज टू अटेंड द NSA लेवल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, इट वुड मार्क द फर्स्ट विजिट बाय द इनकम्बेंट पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवल। अजीत डोवल जो है पाकिस्तान में एक स्पाई बन के भी रह चुके हैं, राइट, उनको पाकिस्तान की सारी गली नुक्कड़ ये सब पता है। तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये माना जा रहा है कि इंडिया में आ सकते हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू पाकिस्तान पॉलिसी टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान वेयर देयर विल बी नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम तालिबान। अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, जहां पे तालिबान खुद नहीं होगा, तालिबान का अपना कोई वक्ता नहीं होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के तालिबान को नाराज नहीं करेगा, राइट। और ये इस बात पे भी क्लैरिटी नहीं है कि वेदर दिस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी अबाउट अफगानिस्तान एट ऑल और अबाउट द रीसेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान। हमने ये लाइन पढ़ी कि चाइना और पाकिस्तान इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, तो कहीं इस मीटिंग का एजेंडा ये तो नहीं हो जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस एक्रीमोनियस चल रहे हैं, चाइना ने हमारे पैंगोंग सो लेक पे कब्जा कर रखा था, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है उरी पठानकोट अटैक्स के बाद, तो कहीं उनके साथ संबंधों को सुधारने के चलते अफगानिस्तान के नाम पे मीटिंग तो हो रही है, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि चाइना पाकिस्तान इंडिया मीटिंग बन के रह जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। Yes, Raki. Nor is there any clarity yet whether Taliban officials would be invited. Although without Taliban the event may fail. तो हमने अभी तक तालिबान को कोई फॉर्मल इनविटेशन वगैरह नहीं भेजा है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज एंगेज्ड इन रीजनल डिप्लोमेसी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बिरयानी खाए, कुछ हुआ नहीं, राइट। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एंगेज किया जा रहा है, मतलब सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उस लेवल पे टॉक्स फेल हो चुकी हैं, और क्योंकि इन टॉक्स का, इस वार्तालाप का, इस कॉन्फ्रेंस का फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं कि तालिबान भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाकी की कंट्रीज भी, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इसका फेस ना बना के
नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके एक मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहते हैं, वो इस सारे कॉन्फ्रेंस की जो डिस्कशंस हैं, जो इन्विटेशंस भेजनी है, उनसे ये काम करवाया जा रहा है, राइट। और इससे अच्छी बात यह है कि रीजनल डिप्लोमेसी में साउथ एशिया में जहां पे इंडिया लोकेटेड है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पहली बार एसोसिएट किया जा रहा है। एनएससी ऑफ इंडिया इज अ 3 tiered ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब उसमें रहते हैं, दैट ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स। एनएससी का मैंडेट क्या है, एनएससी का दायरा क्या है काम करने का, वो सारी चीजें यहां पे मेंशन्ड है। एनएससी 3 लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को जो है बाकी कंट्रीज के साथ में आगे बढ़ाती है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हो, कहां पे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, कहां पे नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आगे बढ़ाती है। एनएसए प्रिजाइड्स ओवर एनएससी एंड इज ऑल्सो द प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। 2 पॉइंट्स सीधे सीधे मान लो कि ये ऑप्शन ए है प्रीलिम्स की, ये ऑप्शन बी है, राइट, डन। रशिया, चाइना, ईरान, लोकेशन सबको पता है, रशिया, चाइना, ईरान, then and other neighboring states give primacy to stability and security of Afghanistan and the region and would prefer to constructively engage with the present authorities in Kabul। present authority कौन है काबुल में? तालिबान, ठीक है। हम भी, ये तीनों कंट्रीज भी और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो भी ये चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान में शांतिपूर्वक चीजें रहे, वहां पे शांति रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। और काबुल में जो प्रेजेंट अथॉरिटी है तालिबान, वो ये बात हमें एश्योर करे, सुनिश्चित करे दैट दे फुलफिल देयर प्रोमिसेस एंड अर्न देयर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। अभी लेजिटिमेसी नहीं है क्योंकि ना तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, अब उनको चुनाव करवाने होंगे, उनको ह्यूमन राइट्स इंश्योर करने होंगे, ये सारी कंडीशंस उनके सामने रखी गई हैं ताकि वो, अब तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चाहिए? इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। अगर उनकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मतलब उनका कोई अस्तित्व बन जाएगा तो ही उनके साथ में यूएसए डील करेगा, वहां पे जो भी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको खरीदा बेचा जाएगा यूरोपियन यूनियन में, तभी जब तालिबान को इंटरनेशनल अस्तित्व कुछ मिल जाएगा। अभी तो नहीं मिला हुआ, राइट, यूएन भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो तालिबान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का लालच दिया जा रहा है कि देखो हम तुम्हारा अस्तित्व तभी मानेंगे जब तुम हमारी ये शर्तें मानोगे। ये शर्तें कौन रख रहा है? रशिया, चाइना, ईरान, खासकर इंडिया और बाकी की नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि ये कंडीशंस पूरी होंगी ना। अगर सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो जनता के लिए खराब हो, जो कंट्री के लिए नुकसानदायी हो, इसीलिए चुनाव कराने की ये सारी कंडीशंस रखी गई हैं। बीइंग अ डिसकंटेंटेड पार्टी, इंडिया इस सारी चीज से ना खुश नहीं है। इंडिया चाहता ही नहीं था कि तालिबान सत्ता में आए, एक आतंकी ग्रुप सत्ता में आए। इंडिया वुड हैव मोर इन कॉमन विद यूएसए एंड यूके। अब यहां से एडिटोरियल का ना गियर चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। अब इन कंट्रीज के इश्यूज फिर भी ठीक हैं, ठीक है। रशिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तालिबान आ गया, चलो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। चाइना को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पाकिस्तान अपना ही है चाइना का, राइट। ईरान थोड़ा दूर हो जाता है और ईरान में भी अरबिक कंट्री है तो वो तालिबान को थोड़ा कंट्रोल करने में सक्षम है। हमारी कंट्री क्या है? इस पूरे चक्कर में हम एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री हैं, राइट। इसलिए पाकिस्तान सीधा सीधा ये दिखाता है कि ये इस्लामियत को नहीं मानती इंडिया, राइट। इंसानियत गई बाढ़ में, राइट, इस्लामियत को नहीं मानते ये। तो इस्लामियत को इंपोज करने के लिए शरीयत लॉ जो वहां का माना जाता है वो वैसे प्योर है, लेकिन जो उसका तालिबानी वर्जन है ना, उसमें यह है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो सामने गन पॉइंट पे मार दो, रेप करना गलत है, गलत नहीं है उनके लिए, राइट। ये सारी चीजें इसमें इंपोज करने जा रहा है तालिबान। तो हम नहीं चाहते कि ये सारा कुछ हो। अब रशिया, चाइना, ईरान, हमने समझा रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तालिबान आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, राइट। लेकिन यूएसए और यूके के साथ में इंडिया की इस वजह से कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी ऑफ पोजीशन जो है अलाइन होती है। क्यों अलाइन हो रही है? क्योंकि इंडिया भी यही चाहता है कि तालिबान पावर में नहीं आना चाहिए था, यूएसए भी यही चाहता है कि तालिबान पावर में नहीं आना चाहिए था, यूके भी यही चाहता है। क्यों? यूके क्यों चाहता है? यूके को क्या फर्क पड़ेगा, बहुत दूर है यूके तो। अभी इस्लामिक स्टेट के चलते जो हुआ है
कोई भी ट्रक लेके किसी भी शादी में घुस जाता था, राइट। इस्लामिक स्टेट क्या कर रहा था, 100 लोगों को कुचल दिया एक ट्रक ने, एक कंटेनर ने। फिर कोई एक आदमी को गन लेके चला गया, उसने बोला कि इस्लामिक स्टेट के खलीफा और ये सब जो है, उन्होंने ये बोला कि सबको मार दो, ये जो फिरंगी हैं, जो गोरे हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को तबाह करा है। तो यूके हैज बीन द वर्स्ट विक्टिम ऑफ अटैक्स बाय इस्लामिक स्टेट। तो वो यूके भी इसके एंटी है कि कहीं पे भी टेररिज्म नहीं होना चाहिए। सेम इज द केस विद यूके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वो सब। अब यहां से पोजीशन शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। राइटर ने इसमें क्या किया है, पहले ये बताया कि हम तालिबान के साथ ये मीटिंग करने जा रहे हैं, राइट। फिर ये बताया कि इन कंट्रीज की पोजीशन क्या है, फिर ये बताया कि यूएस और यूके की पोजीशन क्या है। अब इसके बेसिस पे ये बता रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यूएस और यूके की तरफ झुक रही है, इस वजह से झुक रही है, राइट, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ पोजीशंस है, राइट। इंडिया हैज मूव्ड अप टू द सेंटर स्टेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम ये बात, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, डू यू थिंक दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट? क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट की तरफ झुक रही है एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद रशिया? रशिया ना, ठीक है, या फिर ये कह लें डिसरिगार्डिंग द immediate concerns of South Asia, disregarding the concerns like तालिबान जैसे खतरों को दरकिनार करते हुए हमारी पॉलिसी वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? हाँ, यस, ये तो सही है, बट ये कहना सही है कि हमारे इमीडिएट नेबरहुड के खतरों को साइड लाइन करते हुए हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं? नहीं। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति होती किस लिए है? हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। हमें पाम ऑयल चाहिए तो फिलीपींस चलते हैं, फिलीपींस के साथ में रिलेशंस बनाते हैं, राइट। हमें हथियार चाहिए ताकि हमारी देश की जनता सुरक्षित रहे तो यूएसए की तरफ जाते हैं। और अब हमें पता है कि यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ज्यादा वर्चस्व अपना फैला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। फिर इस रीजन को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए यूके यूएस, ठीक है। इससे कोई हमें यहां पे फायदा मिल रहा है? मैंने क्वेश्चन बहुत ध्यान से दिया है तुम्हें। डू यू थिंक दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डिसरिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ इमीडिएट कंसर्न टू इंडिया? मैटर्स ऑफ इमीडिएट कंसर्न, हाल फिलहाल के मुद्दे, मतलब घर पे राशन नहीं, तुम जहाज की बात कर रहे हो, ठीक है। ये तो ये सारी बातें हो गई ना, समुद्री जहाज और ये सारा कुछ। यहां पे थोड़ी खतरा है, यहां पे खतरा है, लेकिन अभी तो खतरा यहां पे, तुम अपना बॉर्डर तो सिक्योर करो, है ना। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये जो पार्टिसिपेशन हम कर रहे हैं ए यूके यूएस या क्वाड्रिलेटरल में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है? जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन का सारांश ये भी हो सकता है कि तुम यहां पे मजे ले रहे हो, खेल रहे हो, अपनी फोटो करवा रहे हो इधर उधर की, ए यूके यूएस का भी हम पार्ट है, क्वाड का भी पार्ट है। फिर द न्यू क्वाड्रिलेटरल भी हमने कल डिस्कस किया इजराइल ईरान के साथ में। इनका इन सारी चीजों से क्या लेना देना? कोई लेना देना है? वो तो यहां पे ही काउंटर करेंगे। यूएस ईरान और एक और कंट्री के साथ जो बनाए थे, उससे हेल्प हम लोग मिल सकते हैं ना। और हमें उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी। एनीबडी ऑनलाइन? अर्शिका, आकांक्षा, राखी? देखो सिंपल सी बात है कि तुम्हें चाचा ने शादी में नहीं बुलाया, तुम मामा की शादी में गए और फोटो करा रहे हो, चाचा पे क्या असर पड़ेगा? मतलब समझ में आया? हम यहां पे जो हमारा डिप्लोमेटिक कैपिटल, ये वर्ड्स जिसको लिखने हो लिख लेना, जो यहां से डिप्लोमेटिक कैपिटल जेनरेट हो रहा है ना, तुम लोग शादी में चले गए याद है, यहां से जो डिप्लोमेटिक कैपिटल जेनरेट हो रहा है ना, उसका एडवांटेज हमें यहां पे भी तो मिलेगा, है ना। कि मतलब क्वाड्रिलेटरल के साथ हम यूएसए के साथ हैं, यूएसए से वेपन्स खरीद रहे हैं, तो यूएसए यहां पे जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए इंडिया को पूरी तरह से घेराव किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है? ग्वादार पोर्ट, राइट।
ग्वादार पोर्ट। मालदीव्स में भी 2-3 पोर्ट्स बनाए गए। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, यहां पे एक पोर्ट बनाया, फिर मालदीव्स में, फिर श्रीलंका में हम्बनटोटा, राइट, यहां पे चिटगोंग, यहां पे सितवे, राइट। तो पूरा हमें एनसर्कल कर लिया। अब इंडियन ओशन में अगर यूएस और ये सारी कंट्रीज हमारा साथ दे रही हैं क्वाड्रिलेटरल के वे में, तो कहीं ना कहीं वो चाइना से पंगा ले रही हैं, और चाइना से अगर पंगा लेंगे ही तो इंडिया को टेरिटोरियल मैटर्स में भी सपोर्ट करेंगे, राइट। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम ये दिखा रहे हैं कि देखो ये कंट्रीज हमारे साथ हैं। बट अब थोड़ी रहस्य की बात करते हैं, थोड़ा और डीपर जाते हैं। नवंबर 2017 में ऐसा सेम इशू कहां चल रहा था? डोकलाम प्लेटू पे। डोकलाम प्लेटू कहां पे? भूटान में, यहां पे। ये क्या है? एक प्लेटू बना हुआ है, जैसे मैं बड़े उस पे खड़ा हूं ना, यहां से गन पॉइंट पे सामने ही हो तुम, राइट। यहां पे पॉइंट क्या है कि यहां से इंडिया का ये चिकन्स नेक जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है वो बिल्कुल सामने है। तो चाइना ने यहां पे भूटान की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था। 2017 में 84 डेज के लिए चलता रहा। तब हमने ऑस्ट्रेलिया को बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये सब कुछ हम इंडिया का साथ देते हैं। तो इंडिया ने बोला कि फॉरेन मिनिस्टर यहां पे दिल्ली में आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उनसे बोला कि जरा इसके बारे में भी बात कर दो, ठीक है, कि मतलब यहां पे हमने तुम्हें अच्छी खासी वाइन पिलाई, तो थोड़ा सा मैडम इसके बारे में बोल दो। तो शी सेड कि दिस इज अ बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल की कंट्रीज ये जो है ना, ये सिर्फ वहीं तक ही इंडिया का साथ देंगी, अनरिलायबिलिटी, राइट, जहां तक इनका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सवाल है। दे हैवंट बीन सपोर्टिव ऑफ इंडियाज एजर्शन। अगर ये एजर्ट कर रहे होते ना तो पैंगोंग सो लेक क्राइसिस इतना दिन नहीं चलता। अभी तो हुआ पैंगोंग सो क्राइसिस जो चाइना ने कब्जा कर रखा था, राइट। सो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? इवन दो इट गिव्स द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू इंडिया। हालांकि इंडिया को स्ट्रैटेजी के वे में एडवांटेज है कि हम इनके साथ फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी कंट्रीज के साथ में एसोसिएटेड हैं। इवन दो इट गिव्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू इंडिया, by being associated with all these countries, by being associated with all these countries, but given their given THEIR वाला, given their hands off approach, hands off, कि भाई ये तुम्हारा पंगा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, राइट। वो लोग, इन लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम इसमें नहीं पड़ेंगे टेरिटरी। गिवन देयर, बट गिवन देयर हैंड्स ऑफ अप्रोच इन द मैटर्स ऑफ, गिवन देयर हैंड्स ऑफ अप्रोच इन द मैटर्स ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, given their hands of approach in the matters of territorial dispute between India and China, it is unlikely that these countries, it is unlikely that these Quad countries, quadrilateral, QUAD, these Quad countries would come to the rescue of, would come to the rescue of India in the matters of territorial dispute. ठीक है। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगी, बट इनकी जो हाथ परे करने वाली ये जो अप्रोच है, हैंड्स ऑफ अप्रोच है कि हम आपके पछड़े में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, कि हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट में, ये इंडिया और चाइना का बायलैटरल मैटर है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात
जो है अनलाइकली है, ये बात वास्तविकता में नहीं होगी कि ये कंट्रीज इंडिया को चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट में सहायता करेंगी कभी भी, राइट। तो हम अनरिलायबल नहीं लिख रहे यहां पे, वो ये क्यों इसमें चक्कर में पड़ेंगे, राइट, सिंपल सी बात है। तो वो कॉमन मैटर जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि यहां से सी से नेविगेशन का जो मैटर है बस उसमें सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये सिंपल हो गया। अब उसी आर्टिकल पे चलते हैं। So AUKUS, Australia, UK, US is a trilateral security pact between these countries. The Quadrilateral Security Dialogue or Quad Group is an informal strategic forum. तो इनके नाम लिखे हैं। अब इसमें a dual containment strategy is unfolding against China. Dual मतलब एक तरफ quadrilateral और दूसरा AUKUS. Dual containment किसको कंटेन कर रहे हैं? चाइना को। Containment strategy is being unfolded. Unfolded मतलब जो स्ट्रैटेजी बनी हुई थी अब उसको बेनकाब कर दिया, दिखा दिया चाइना को कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये ग्रुपिंग बना रहे हैं, राइट। तो चाइना के खिलाफ यहां पे AUKUS बना दिया और दूसरी तरफ क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो इसका चाइना को थोड़ा दबाव बनाने के लिए, चाइना एंड रशिया ऑल्सो, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसीलिए टाइटल क्या दिया है राइटर ने? शिफ्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी यहां पे रशिया चल रहा था, मैंने तुम्हें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, उस तरफ तो चाइना, इंडिया रशिया के साथ खड़ा है। लेकिन अब इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो रशिया, पहले क्या था? मिडिल पाथ, रशिया इस तरफ, यूएसए इस तरफ। अब क्या किया जा रहा है? यूएसए की तरफ ज्यादा होते चले जा रहे हैं, राइट, रशिया को साइड पे करते हुए। रशिया ने भी इस बात में ज्यादा रुचि नहीं ली कि तुम, ये कौन सा इलाका है, ये रशिया के पास ज्यादा पड़ता है ना ये एरिया, है ना। दखल अंदाजी कौन करने आ रहा है? इंटरफेयर कौन करने आ रहा है? यूएसए। और कौन करने आ रहा है? यूके। तो ये रशिया की ईगो पे लग रहा है। क्यों? एक टाइम पे रशिया ऐसा सुपर पावर था, राइट। तुम रशिया के ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, उसके खेमे में तुम आ रहे हो, और बुला कौन रहा है? इंडिया। तो रशिया इस बात को लाइटली लेगा? नहीं लेगा, राइट। बैकग्राउंड जो मैंने दिया न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए समझना, क्लियर। सो अब is unfolding against China and Russia. All this entails India shedding its चाणक्यन ambivalence. चाणक्य मतलब कौटिल्य। चाणक्य ने फॉरेन पॉलिसी में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक एम्बिवैलेंस, ठीक है, मान लो स्ट्रैटेजिक एम्बिवैलेंस का मतलब क्या होता है? खालीपन, ठीक है। मतलब ना हम ये कह रहे हैं हम यूएसए की तरफ है, ना हम ये कह रहे हैं कि हम रशिया की तरफ हैं। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ये लिखा है कि जब कभी ऐसा डिलेमा हो ना कि यूएसए कहे कि एक किंग ये कहे, एक राजा कहे तुम हमारी तरफ आ जाओ, दूसरा राजा कहे तुम हमारी तरफ आ जाओ, तब स्ट्रैटेजिक एम्बिवैलेंस बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग बोलते हो ना, देखो हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, राइट, ये वाली चीज है। समझ में आया? पॉइंट क्या है यहां पे? हम इंडिया की एम्बिवैलेंस इस तरीके से यूएसए की तरफ ज्यादा होने की वजह से हम उसको शेड करते जा रहे हैं। जो हमारी पहले हमने क्या बनाया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना तो हम यूएसए से अलाइंड है, ना हम रशिया से, जिससे बेनिफिट मिलेगा हम उससे ले लेंगे। ये पॉलिसी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट। लेकिन मोदी जी को इस नाम से ही एलर्जी है। कौन से नाम से? नेहरू नाम से, राइट। तो अब वो टिल्ट उस तरफ ज्यादा होता जा रहा है, वेस्ट की तरफ। हालांकि ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में खतरा पैदा करेगा। कैसे? अब रशिया का हमने देखा कि जियोग्राफिकल एडवांटेज है। हम बोलते हैं ना, चाणक्य ने ये भी बोला है, सबसे ज्यादा काम कौन आएगा संकट में? पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी को हम, यानी कि चाइना के बिल्कुल क्लोज है ना रशिया, और रशिया हमें सपोर्ट भी कर रहा है। हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब अभी रशिया गए थे लास्ट ईयर, कोविड से जस्ट पहले जो आखिरी घूमने का मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर को, यहां पे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया, राइट। फार ईस्ट रशियन रीजन इसको बोला जाता है, फार ईस्ट रशिया। क्यों किया गया? चाइना और मंगोलिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। अब इंडिया ने मंगोलिया को भी वेपन्स और हेलीकॉप्टर सप्लाई करे हैं बॉर्डर एरिया में सर्वेलांस करने के लिए। हेलीकॉप्टर कहां के हैं? यूएसए के, राइट। पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब रशिया की ईगो को हर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भी दिए, तो कौन से? यूएसए के, ताकि रशिया हमें जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचता है वो थोड़े सस्ते में बेचे,
राइट। और रशिया को भी खुश कर दिया कि $1 बिलियन तुम वैसे लोन वोन ले लो, लेकिन हमें अपने वेपन सस्ते में दो। अब हम रशिया को एक तरह से पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, ये लाइंस तुम्हें ये बता रही हैं, राइट। एंशियंट इंडियन किंगडम्स मेंटेन्ड, जो पुराने एंशियंट इंडिया के जो चाणक्य के टाइम के किंगडम्स हैं, वो मेसोपोटामियन और ग्रीस और ये चाइनीज सिविलाइजेशन, इटालियन सिविलाइजेशन, रोम के साथ में क्या करते थे, 2 हाथ का फासला लेके चलते थे, ना हम तुम्हारी तरफ है ना हम तुम्हारी तरफ। लेकिन अब इंडिया वो पॉलिसी को शेड करता जा रहा है, राइट। जबकि एंशियंट टाइम से हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं। चाणक्य ने यह भी लिखा कि इंडिया की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए यही इंडिया को सूट करता है कि तुम फासला बना के चलो, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। और एंशियंट हिंदू ट्रीटीज, जो भी इस पे ट्रीटाइज लिखी गई हैं ऑन स्टेट क्राफ्ट मतलब राजशास्त्र, उसमें ये सारा कुछ लिखा गया, ठीक है। बट दे वर नॉट एक्सपेंशनिस्ट मतलब जैसे मुगल्स क्या थे, आज इसको एक्वायर कर लिया, आज उस कंट्री को एक्वायर कर लिया, ये क्या है, एक्सपेंशनिज्म, अपने दायरे को बढ़ाते जाना है, ठीक है। लेकिन हमारे एंशियंट इंडियन किंगडम्स ऐसे नहीं थे। Ancient Hindu treatises on statecraft and religion recommended isolation from other civilizations. Isolation मतलब हम उनसे रिलेशंस ही नहीं रखते थे, तब जमाना और था। आज क्या है कि रिलेशंस रखो बट किसी एक की तरफ मत झुको, होना तो यही चाहिए ना। दिस अप्रोच नीड्स टू बी शेड। अब ये वाली अप्रोच तो हमने छोड़ दी पीछे कि ठीक है हम रिलेशंस रखेंगे, क्लियर। इंडिया हैज फॉर्म्ड अ न्यू क्वाड्रिलेटरल प्लेटफॉर्म इन वेस्ट एशिया, जिसकी हमने कल बात करी थी, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। देयरफॉर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, it doesn't really matter anymore whether Russia accommodates India in the Moscow format। अब एक रशिया ने भी मॉस्को फॉर्मेट, ये फॉर्मेट क्या है, डिस्कशन के, जैसे हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली फॉर्मेट अलग है, चाइना का फॉर्मेट अलग है। एक दिन हद हो गई, अफगानिस्तान के जो उस टाइम के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ना, क्या नाम था, हामिद करजई, उन्होंने हिंदू में एक एडिटोरियल लिखा ऐसे ही कि अफगानिस्तान की पीस का जो प्रोसेस है ना, शांति बहाल करने का जो प्रोसेस है, इट शुड बी अफगान लेड एंड इट शुड बी अफगान ओन्ड। मतलब किसी का भी मन करता है वो अफगानिस्तान पे डिस्कशन शुरू कर देता था, राइट। रशिया का मन किया मॉस्को फॉर्मेट में शुरू कर दिया, चाइना का मन किया शंघाई फॉर्मेट में शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान फॉर्मेट पे भी अफगानिस्तान पे डिस्कशन होने लगी, राइट। अपने मतलब पंजाबी में कहावत है क्या, करे दाने नहीं कमले से आने नहीं, मतलब समझ में आया, किसी को नहीं आया, मतलब घर पे दाने नहीं है और कमले मतलब जो बच्चे हैं वो सयाने बन रहे हैं, राइट। मतलब पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है, अपने घर पे आतंकवाद चल रहा है और अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन करी जा रही है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, राइट। तो पाकिस्तान ने भी ऐसे फॉर्मेट पे डिस्कशन शुरू कर दी। अब ऐसा ही एक फॉर्मेट है मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को यानी कि रशिया की राजधानी, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अफगानिस्तान की बात आती है, इंडिया को ये मैटर ही नहीं करता कि रशिया इंडिया को, अब जब इंडिया गोद में जाके बैठ गया किसकी, यूएसए की, तो रशिया हमें मॉस्को फॉर्मेट में टॉक्स पे क्यों अकोमोडेट करेगा। इंडिया ने दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया समिट करी थी। हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया क्या होगा, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान इंक्लूडेड, ये वाला पार्ट, हार्ट यहीं पे होगा ना, ये रीजन, राइट। हार्ट ऑफ एशिया समिट करी गई कहां पे, अमृतसर, इंडिया में। ये एक निशाना था। अमृतसर कौन सी स्टेट में आता है, पंजाब में, राइट। पंजाब के पास कौन पड़ता है, पाकिस्तान, बॉर्डर एरिया, ठीक है। पाकिस्तान और रशिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो एरिया है ना, इंडिया का जो मैप गलत हम देख रहे हैं क्योंकि यही मैप अवेलेबल था, तो इस एरिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जस्ट पास रशिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी। तो उस टाइम हार्ट ऑफ एशिया समिट में रशिया को बुलाया गया। हार्ट ऑफ एशिया समिट किस पे थी, अफगानिस्तान पे। तो हामिद करजई काफी सही थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा जिसका भी मन करता है, अफगानिस्तान की सरकार को बिना बुलाए तुम हमारे ऊपर शांति व्यवस्था के लिए ये सारी डिस्कशंस करते हो, हमें तो बुलाओ, राइट। तो इन्होंने, इंडिया ने यहाँ पे सबमिट करी। उस टाइम रशिया के जब फॉरेन एम्बेसडर, रशियन एम्बेसी से इंडिया में जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है वो आए, तो उन्होंने बोला, उनसे प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि तुमने पाकिस्तान के साथ मॉक ड्रिल करी है, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जस्ट पास में, ऐसा क्यों करा है, राइट। तो उन्होंने एक दो टूक जवाब दिया
कि ये तो इंडिया को पूछना चाहिए अपने आप से कि हमने ऐसा क्यों करा है। मतलब ये था 2015 में हम यूएसए के ज्यादा क्लोज जा रहे थे, राइट। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं इसमें। तो अब हमारे लिए ये मैटर ही नहीं करता, हमें परवाह ही नहीं है कि मॉस्को यानी कि रशिया हमें इसमें एडमिट करेगा या नहीं। और द प्रिविलेज ग्रुपिंग नोन एज ट्रॉयका प्लस यूएस, चाइना एंड पाकिस्तान। अब इंडिया को ये मैटर ही नहीं करता। मैंने कहा क्या क्वेश्चन लिखवाया था कि जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम्स है ना, उनको दरकिनार करते हुए आप सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल ए यूके यूएस और न्यू क्वाड्रिलेटरल पे फोकस कर रहे हो। फोकस किस पे करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कुछ तुम्हारी आवाज, इंडिया की आवाज तो रहे कि अफगानिस्तान में जो चल रहा है, राइट, वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम तो हमारे लिए वही है। तो अब इट डजंट रियली मैटर, इसीलिए राइटर ने क्या लिखा, शिफ्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बट ये शिफ्टिंग क्या हमारे लिए जो हाल फिलहाल की प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में तालिबान का आना, उसको कंट्रोल करने में कहीं हेल्प कर रही है? ये लाइन इसको बयां करती है, राइट। मॉस्को फॉर्मेट इंक्लूड्स हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम तालिबान एज वेल एज डेलीगेशन ऑफ अफगानिस्तान हाई पीस काउंसिल along with 12 countries. Troika plus Pakistan meeting involves consultations between US, Russia, China, Pakistan, along with the representatives of Afghanistan government, Taliban and other senior Afghan leaders. Indian foreign policies hinge on fundamental theme of countering the rise of China. Hinge का मतलब होता है, ठीक है, ये जो कांटा देखते हैं ना हम, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस पे आधारित है, लटकी हुई है, या हिंजिंग मतलब फिश जो हिंज करती है, राइट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस पे टिकी हुई है कि काउंटरिंग द राइज ऑफ चाइना। जो हम क्वाड्रिलेटरल या न्यू क्वाड्रिलेटरल इनके साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, उससे एक बात प्रतीत होती है कि बस हम इस पे फोकस होके रह गए, ये नहीं देख रहे कि हम अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ कैसे अपने आप को सिक्योर करेंगे, राइट। इंडियाज अफगान पॉलिसी, इंडिया ने अभी तक ये कहा है कि हम सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही डील करेंगे। तालिबान क्या है, उन्होंने तो कब्जा कर लिया, राइट। हामिद करजई को, अशरफ घनी को भगा दिया वहां से। अफगानिस्तान के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको रातों शाम में एक फ्लाइट लेके फटाफट से यूएसए वापस जाना पड़ा, राइट। अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए, इंडिया ये भी सपोर्ट करते हुए आ रहा है। तो इस पे अब हमने कहां से शुरू किया था, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है कि अब तालिबान आ चुका है, हमें उसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मंच चाहिए, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमें कौन दे सकता है, मॉस्को फॉर्मेट में रशिया अगर हमें बुला ले, या ट्रॉयका प्लस में पाकिस्तान या यूएसए अगर हमें बुला ले। हमें ये दोनों नहीं बुला रहे तो हमने क्या करा, अपनी मीटिंग रख दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर। समझ में आया, हमें ये मैटर ही नहीं कर रहा। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है मीटिंग में, कि उस पर आशंका ये है कि वो मीटिंग ही फेल हो सकती है। पढ़ा था यहां पे, मतलब समझ में आया। तो तुम्हारा ही बर्थडे, तुमने सेलिब्रेट किया, तुमने केक खा लिया, राइट। पॉइंट ये है कि इंडिया इस केस में फेल हो रहा है बिल्कुल, राइट। कितने बजे उठते हैं प्रधानमंत्री, 4 बजे, राइट। सो मॉस्को क्रिटिसाइजेस द क्वाड्रिलेटरल एंड AUKUS एज अ नैरो फॉर्मेट एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। मॉस्को क्रिटिसाइजेस क्वाड्रिलेटरल। मॉस्को से मैंने बता दिया कि रशिया को क्यों अच्छा लगेगा कि तुम हमारे नेबरहुड में आके ये सब काम कर रहे हो, राइट। एज अ नैरो फॉर्मेट एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड कोल्ड वॉर पॉलिसी। कोल्ड वॉर क्या था, 1945 से 1990s तक रशिया और यूएसए के बीच में ये रेस लग रही थी कि कौन ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दी डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ सिचुएशन इन एशिया। इंडिया लिव्स इन इट्स रीजन एंड क्वाड्रिलेटरल एंड AUKUS आर ऑफ नो हेल्प। वही रीजन, हम कहां रह रहे हैं, अपने रीजन में, और तुम इन सारी कंट्रीज के साथ डील्स कर रहे हो या ये स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग्स बना रहे हो, अपने ऑल टाइम फ्रेंड को, ऑल वेदर फ्रेंड रशिया को नजरअंदाज कर रहे हो। तो ये लाइन उसके लिए है। इंडिया अपनी कंट्री के नेबरहुड में, यहां अपने रीजन में रहता है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया को उठा के नक्शे में यूरोप में रख दोगे, रहेंगे तो कंट्री यहां पे, तो तुम यहां पे तो अपने आप को सिक्योर करो। पाकिस्तान एंड चाइना आर डोमिनेटिंग इन दी हिंदू कुश माउंटेन्स इन अफगानिस्तान। इंडियाज मच टाउटेड इन्फ्लुएंस इन काबुल हैज डिमिनिश्ड। पहले इंडिया ने क्या किया, जब अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो हमने 2 बार मात खा चुके थे। हम अफगानिस्तान में डायरेक्टली इन्वॉल्व हम नहीं हुए, श्रीलंका में हुए थे तो हमें क्या करना पड़ा, पाकिस्तान श्रीलंका में LTTE वॉर में हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया, राइट। तो हमें फायदा नहीं हुआ कोई। फिर हम बांग्लादेश में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो पूरे वर्ल्ड ने हमें क्रिटिसाइज किया। वो अलग बात है कि
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हो गया। फिर इस बार हमने ये देखा कि हम अफगानिस्तान की मिलिट्री को ट्रेन करेंगे, लेकिन हम अपनी मिलिट्री वहां डिप्लॉय नहीं करेंगे। क्यों? कांधार प्लेन हाईजैक जैसी चीजें या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करना, वहां पे तालिबानी अब आज आ गए तो तालिबान और इंडिया की कितनी ज्यादा हेट्रेड होती अगर इंडिया ने अपनी मिलिट्री वहां डिप्लॉय करी होती। हमने वहां की अफगानिस्तान की नई पार्लियामेंट बनाई, नई पार्लियामेंट हमारी वाली जैसे बन रही है ना, उसका छोटा प्रोटोटाइप वर्जन पहले वहां बनाया गया। नया पार्लियामेंट हाउस बनाया, नए हॉस्पिटल्स बनाए, अफगानिस्तान की आर्मी को हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए, सब कुछ दिया, लेकिन हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए वहां पे मिलिटरीली। अगर वैसा होता तो हमारे लिए और नुकसानदायी होता। अब जब तालिबान आ ही चुका है, राइट। A deeper China-Pakistan, Sino-Pakistan partnership in Afghanistan will inevitably produce countervailing results, negative results for India। दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है, ये सारा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। अब फटाफट से एक अगले एडिटोरियल पे चलते हैं, राइट। ये सेम वही मैप्स हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये मैप भी देख लिया। हिंदू कुश क्या है? अब देखो, बाद में हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। हिंदू कुश माउंटेन्स, दोराहा पास कहां पे, ये सारा कुछ थोड़ा सा पढ़ना होगा। कुछ डिटेल्स यहां पे हैं। 800 किलोमीटर लंबा, 500 माइल्स माउंटेन रेंज, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया से शुरू होते हैं साउथ एशिया तक, टू द वेस्ट ऑफ हिमालयाज। अब ये डिटेल्स पूछी जाती है प्रीलिम्स में। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न अफगानिस्तान इनटू नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। यस, क्या तजिकिस्तान तक ये जाते हैं? यस, ठीक है। द रेंज फॉर्म्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रीजन। डिप्लोमेसी या फॉरेन रिलेशंस को पढ़ते हुए मैप पढ़ोगे तो 5-10 नंबर फ्री के बनते हैं। एंड स्टडी ऑफ द मैप हेल्प्स यू रिटेन बेटर, राइट। हिंदू कुश माउंटेन के बारे में जो भी डिटेल है। पामीर प्लेट्यू क्या है? पामीर प्लेट्यू के बारे में, पामीर माउंटेन्स तक, ये नियर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिंदू कुश बटरेसेस पामीर माउंटेन्स टच करता है। ये पामीर माउंटेन्स से क्या हिंदू कुश माउंटेन रेंज मिलती है? हाँ, मिलती है। हिंदू कुश माउंटेन्स वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हैं या किसकी वजह से? फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्या हैं? ये क्वेश्चंस खुद ढूंढोगे अगले हफ्ते, नहीं तो उसके अगले हफ्ते 30 को टेस्ट होगा। जितना भी मैप में ये सब पढ़ाया गया है ना अभी तक तुम लोग सुन रहे थे, राइट, तो उसका टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा स्टडी करके आना पक्का। ईस्टर्न एंड ऑफ द हिंदू कुश इन द नॉर्थ मर्जेस विद काराकोरम रेंज। तो काराकोरम, पामीर और हिंदू कुश मर्ज आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, राइट। नाउ एडिटोरियल, अब इसमें क्या है? ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर। तो ये आर्टिकल सोलर पावर से रिलेटेड है, बट इसमें साइंस एंड टेक के काफी सारे एंगल्स हैं। ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर, लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, तमिलनाडु को काफी ज्यादा इसमें एज मिल रहा है। दे हैव सीन रैपिड ग्रोथ इन रीसेंट ईयर्स। इन द पास्ट 5 years द कुमुलेटिव यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है सोलर पावर की 4 गुना बढ़ी है, 4.4 गीगावाट, राइट। फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। लोकेशनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि शुगर केन इंडस्ट्री नॉर्थ से, यूपी से साउथ में क्यों शिफ्ट हो रही है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक yes Rakhi, you will have to write, okay, why do you think that southern India is performing far better, southern India is performing far better than northern India in terms of increase in the installed capacity of solar power. Number 1, insolation level, insolation in solar, incoming solar radiation. ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, कुछ क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है।
कुछ अर्थ तक पहुंचती है, उसमें से अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। ट्रॉपिकल रीजन इंडिया जो है ज्यादातर साउथ में है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन साउथ में ज्यादा है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये तो ज्योग्राफिक फैक्टर्स हैं, इसको हम हेल्प नहीं कर सकते, राइट। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये एनसीईआरटी कोर्स में भी ये सब चल रहा है शायद आजकल। सो टोटल रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन कितनी रिफ्लेक्ट हो जाती है? 99.9%। एब्जॉर्ब कितनी होगी किस पे डिपेंड करता है? यूवी रेज या फिर हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, राइट। ओजोन लेयर डिप्लीट होता जाएगा तो ये इसमें बादलों में जो होल हो जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, फिर वो एंटर करेगी। तो ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नाउ हीट बजट एंड एवरीथिंग, राइट। नाउ द शार्प डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ सोलर एंड रिजल्टिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। सरकार ने क्या करा है कि 5%, 10%, अगर आप 100, उस दिन भी हमने बात करी थी, 100 यूनिट्स अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से आपकी घर पे जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है उसको 5 यूनिट्स सोलर पावर के या क्लीन एनर्जी के लेने हैं। 95 थर्मल, 5 सोलर। और ऐसे नियम जब धीरे धीरे से बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे रूल्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो सोलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो एक टेक्निकल वर्ड होता है क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ाई में लगाया जा सकता है, यस। अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो आधी चीजें पता लगती हैं। 10 घंटे पढ़ते हो या जैसे अभी क्लास से रेगुलर चल रहे हो तो क्या हो रहा है, मैं बताता हूं कि ईरान में ये बताया था, उसमें ये बताया था, तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम आने लगता है। अगर 10 किलो चिप्स बना रहे हैं तो 100 रुपए किलो पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। अगर 1000 किलो बना रहे हैं तो 2 रुपए किलो पड़ेंगे। क्यों? ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो एडवांटेज रहता है, राइट। वैसे ही जब हम इंटर रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो एडवांटेज आ रहा है, राइट। ईरान और ये सारा कुछ धीरे धीरे से सारे गैप्स फिलअप होते जा रहे हैं, क्लियर। तो प्राइजेस कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिए, रूल्स लगा दिए कि आपको 5%, पूरे इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 5% सोलर होना चाहिए। और फिर नेशनल सोलर मिशन और सोलर पैनल्स को सब्सिडाइज करना, जीएसटी कम कर देना, ये सारी चीजें करी हैं तो सोलर पावर की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। और साउथ इंडिया को, खासकर तमिलनाडु को, इसमें ज्यादा एडवांटेज है, राइट। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो इक्वेटोरियल कंट्री वाला जो फिनोमिना है, ट्रॉपिकल कंट्री वाला, वो साउथ इंडिया में ज्यादा एडवांटेज देता है, राइट। नाउ फॉर इंस्टेंस ऑक्शंस डिस्कवर्ड सोलर बिड्स। बोली लगा के जो सोलर बिड से प्राइस जो निकला, यानी कि आपने बोली लगाई 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए। पहले जो प्राइस होता था 10 रुपए 95 पैसे होता था 2010 में, अब कितना हो गया? 1 रुपए 99 पैसे। थर्मल पावर का प्राइस लगभग इतना ही है। तो इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ने लग गई। तमिलनाडु रिलीज्ड सोलर पॉलिसी ऑफ 2019 एमिंग फॉर 9 गीगावाट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशंस बाय 2023। तो जब ये पॉलिसी लाई गई ना तो उसमें सोलर पैनल्स वगैरह को सब्सिडाइज किया गया है, राइट। घर पे बैटरी कनेक्टेड सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री आवास योजना में। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, ओवरऑल, कि आपको अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हो, घर बनाओगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। उस 1.5 लाख रुपए में से 10-15 हजार का सोलर पैनल आपको लगवाना पड़ेगा। उसके साथ में बैटरी कनेक्टेड है, अगर सोलर पावर प्रोड्यूस हो रही है तो बैटरी में स्टोर करी जा सकती है, राइट। ये सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया हो रही है तो उसमें तमिलनाडु को एडवांटेज भी मिल रहा है। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड, यहां से साइंस एंड टेक वाला एंगल आ जाएगा। A solar cell is made up of 2 layers of silicon. सिलिकॉन, ये समझ रहे हो, अब ये सिलिकॉन पैनल्स हैं, ये आप अपना जो बचपन में जो खिलौने तोड़े होंगे उसमें ये सब निकलता था, राइट। रेसिंग कार और वो सब, जो भी डॉल भी तोड़ी होगी तो भी ये सब निकलता है, अगर वो डॉल हंसती खेलती थी। नाउ पॉइंट क्या है, हर चीज में ये यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर में, हर चीज में, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मोबाइल फोन में, मोबाइल तोड़े होंगे आजकल किसी ने तो उसमें भी निकलता है, राइट। ये जो सिलिकॉन है इस पे जीएसटी 12% कर दिया गया। पहले कितना था? 18%। इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई ताकि ये सिलिकॉन, हम सिलिकॉन वेफर्स पे किस तरह के क्वेश्चन आए ये भी देख लो एक बार। This one. With reference to solar power production in India, consider the following statements. India is the third largest producer in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic units. Photovoltaic cell में इसको यूज किया जाता है। Photovoltaic क्या होता है? Photosynthesis सुना है?
फोटोसिंथेसिस की तरह फोटोवोल्टेक काम करते हैं, उसको आगे समझेंगे। सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों गलत हैं, ठीक है। आंसर इसका डी था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब इसका कैसे पता लगेगा? 2011-12 में इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन आया था। तो न्यूज़पेपर में भी ये चीजें आती रहती हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही ये चीजें उस साल पढ़ाई गई थी, राइट। सोलर पावर टैरिफ्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या पढ़ा? ओपन बिडिंग होती है, बोली लगाई जाती है। जैसे शेयर्स हम ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे सोलर पावर के यूनिट की ट्रेडिंग होती है, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग surface pumps and not for submersible pumps. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. पिस्टन वाला वो समझते हो, स्कूटर में पिस्टन होता है, हर बाइक में, राइट, कार में। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब ये भी जनरल क्वेश्चन ही है। क्लियर? आंसर इसका बोथ 1 and 2। क्लियर? विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, फोटोवोल्टेक्स क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. Photovoltaics generate alternate current while solar thermal generates direct current. ये फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक फिजिक्स में। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेट करंट क्या होता है, ये भी अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टेक्स। आंसर इसका डी, A1 ओनली, राइट। सो दिस इज द आंसर। ये दोनों बाकी की स्टेटमेंट गलत है। सो फोटोवोल्टेक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए फोटोवोल्टेक्स ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, राइट। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से सनलाइट एब्जॉर्ब करके, फोटो मींस सनलाइट, राइट। सिंथेसिस मतलब उस एनर्जी को सिंथेसाइज करना, एब्जॉर्ब करना और फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। यहां पे वोल्टेक्स क्या है? इस वोल्टेक्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दो सिलिकॉन, अभी जो सिलिकॉन चिप्स हमने देखी, उनके एक सिलिकॉन चिप पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज, उसके बीच का जो मटेरियल है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट पॉजिटिव पे आके गिरती है, पॉजिटिव सिलिकॉन प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिवली चार्ज प्लेट से नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डायग्राम जिसके हैं सारे, तो इस हिसाब से फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी काम करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिसलॉज्ड। इलेक्ट्रॉन्स पहले स्टेबल हैं, लेकिन जब उनको ऊर्जा मिलेगी लाइट की, तो वो क्या करेंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे, वो डिसलॉज हो जाएंगे। मोबिलिटी, जैसे ट्रेपेजियम में हम देखते हैं मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन, वैसे मूव करने लगेगा, राइट। फोटोवोल्टेक, द डिसलॉज इलेक्ट्रॉन इफ चैनल्ड थ्रू अ कंडक्टर विल क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, की वजह से, ठीक है। यहां पे क्या हमने लगा दिया? सोलर पैनल्स। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एरिया, मोर इलेक्ट्रॉन्स टू लेस इलेक्ट्रॉन्स रीजन। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे करंट पास किया तो लेस इलेक्ट्रॉन्स वाले रीजन में वो जाने लगेंगे। जो वो जाने लगेंगे, मूवमेंट करेंगे, हमने क्या करा? बीच में उसके कंडक्टर लगा दिया। वो कंडक्टर के थ्रू जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। अब हम जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं? स्टीम जनरेट हुई, कोयले का रेलवे इंजन देखा होगा, जैसे देखते हैं, उसमें पिस्टन देखते हो, वो आगे पीछे मूवमेंट करता है। वो कैसे चलता है? उसको स्टीम से प्रेशर मिलता है। अब जो पिस्टन आगे पीछे चलता है तो उसके साथ रेलगाड़ी का टायर अटैच्ड है, वो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट। थोड़ी बहुत ही तो फिजिक्स याद होगी, राइट, नहीं तो आज का नोबेल प्राइज मुझे मिल जाएगा। थोड़ी ऐसे ब्लैंक चेहरे दे रहे हो, राइट, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, जो फिजिक्स वगैरह पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स को लेकिन साथ लेके चलना है, राइट। तो वहां पे हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो हम उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बना ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट जो है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को हमने सनलाइट को एक्सपोज किया, सनलाइट इस पे आके गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इस तरफ आ रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं, वो एक मटेरियल के थ्रू मूव कर रहे हैं, उस मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की उस एनर्जी से। सिंपल, राइट। नाउ सोलर थर्मल
ये जब फिजिक्स की क्लासेस होंगी, इसकी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की, तो वीडियोस के वजह से वी विल बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स, राइट। सोलर थर्मल कन्वर्टिंग लाइट इनटू, सोलर थर्मल सेल क्या करता है, लाइट को हीट में कन्वर्ट करता है, जो टेक्नोलॉजी सोलर कुकर में यूज होती है, सोलर वाटर हीटर में यूज होती है। फोटोवोल्टेक्स जनरेट डायरेक्ट करंट, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। फोटोवोल्टेक जनरेट ऑल्टरनेट करंट, नहीं, डायरेक्ट करंट, राइट। इसीलिए इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। ऑल्टरनेट करंट को हम फिर भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। फोटोवोल्टेक जनरेट डायरेक्ट करंट, रोटेटिंग इज इक्वल टू एसी, स्टेशनरी डीसी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, विंड टर्बाइन जनरेट ऑल्टरनेट करंट, while solar panels generate direct current. Now solar thermal is mostly used for water heating purposes. Electricity can be generated by using hot water steam. अब वो hot water में हम क्या करेंगे, पिस्टन वाला तरीका लगेगा। पिस्टन क्या करेगा, जो स्कूटर का भी पिस्टन है वो पेट्रोल, या बाइक का भी जो पिस्टन है वो पेट्रोल को कंज्यूम करता है, उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे पिस्टन को मूव किया जाता है, फिर उससे चेन घूमती है, चेन से फिर व्हील घूमता है, राइट। ये सारी चीजें। नाउ working of a solar panel, when a solar panel exposed to sunlight, the light energizes and light energies are absorbed by semiconductor material. ये semiconductor material है, ये पहली प्लेट है नंबर 1, ये नीचे की प्लेट है नंबर 2। Due to this absorbed energy, electrons are liberated. इलेक्ट्रॉन डिसलॉज होना या अनस्टेबल हो जाना, राइट, and produce the external DC current. The DC current is converted into 240 volts AC current. यूजिंग एन इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। इन्वर्टर क्या करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है उसको स्टोर करके ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो इस तरह से ये सनलाइट का फ्रंट कॉन्टैक्ट यहां पे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, अब यहां से हमने इसको ले लिया, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली। एक प्लेट का कैथोड एनोड समझते हो ना, वो छोटी छोटी सी चीजें, राइट। नाउ इसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है काफ़ी हद तक, और एक दो क्वेश्चंस और देख लिए, आगे भी इसमें क्वेश्चंस हैं। नाउ क्रिस्टलिन सिलिकॉन के बारे में अब थोड़ा सा समझेंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो साइंस एंड टेक जिनको मुश्किल लगता है 5-7 क्वेश्चन आते हैं, या तो छोड़ के चले जाओ, राइट, या फिर जो डुएबल्स हैं एटलीस्ट उनको हम कर लें। ये टेक्नोलॉजीज बार बार रिपीट होती हैं और इन पे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। सो we will be explaining these things, different teachers respective subjects, but जो इसका current affairs का part है that I'll be taking up, physics वाला part the other teacher will be taking, right? Now solar cell is made up of 2 layers of silicon that are treated to let electricity flow through them when exposed to sunlight, जो part हमने अभी समझा। One layer is positively charged, the other layer जो नीचे का layer है वो negatively charged है। Positive and negative attract each other. Positively charged electrons negative की तरफ जाएंगे, right? Now, as photons enter the layer, they give up their energy to the atoms in the silicon in the form of electrons. Photons क्या होते हैं? Positively charged. Photons क्या है? Positively charged, right? सो फर्स्ट जनरेशन सोलर, जो पहले वाले सोलर सेल्स बन रहे थे ना, वो मोनोक्रिस्टलाइन यानी कि सिंगल क्रिस्टलाइन वाली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, एंड मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर कुछ इस तरह से दिखता है, ये सिलिकॉन का वेफर है, राइट, जैसे कोई और वेफर्स चिप्स हम कंज्यूम करते हैं, बट ये नॉन कंज्यूमेबल सिलिकॉन वेफर है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर। मल्टी क्रिस्टलाइन मतलब अलग अलग उसके क्रिस्टल्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन में सिंगल क्रिस्टल है, right? While the former is made from a single crystal of silicon of higher purity, former मतलब monocrystalline जो silicon wafers हैं वो higher purity वाले single crystal से बने हुए हैं, और ये multicrystalline वाले हैं they are made up by combining several fragments। अब अगर several fragments इसके ऊपर रख दिए जाएं, sunlight को penetrate होने में क्या लगेगा, effort लगेगा, क्योंकि borders आ रहे हैं बीच में, simple, राइट। सन की अगर रेज आ रही हैं, 3 लेयर्स हैं, तो दिक्कत आएगी, इस वजह से इनकी एफिशिएंसी कम होती है। आगे समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द मार्केट एंड ऑक्यूपाई 90% ऑफ द फोटोवोल्टेक सेल टेक्नोलॉजी मार्केट का। 95% जो सेल्स है ना, जो सोलर एनर्जी में बनाए जा रहे हैं, वो फोटोवोल्टेक हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स आर डोमिनेंट टुडे। मोनो मतलब सिंगल लेयर वाले,
राइट, ज्यादा लेयर वाले नहीं। क्यों? दिस वुड रिजल्ट इन मोनो पैनल्स बीइंग प्रेफर्ड ओवर मल्टी ड्यू टू देयर हायर एफिशिएंसी। हमने बताया कि ये ज्यादा प्योर होते हैं। तुम एक डायमंड को इमेजिन कर लो, अगर 4 डायमंड एक साथ रखे हो, सनलाइट आ रही है तो किससे ज्यादा, एक डायमंड से जल्दी क्रॉस करेगी या 4 से? 1 से। लॉजिक सही है ना? तो न्यूअर टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या है, 1 से जब वो इनकॉर्पोरेट करती है तो उसकी प्योरिटी 24% है। 24% इलेक्ट्रिसिटी किस में आ जाती है? कंडक्टर में। ये 2 पैनल्स, इसके बीच में कंडक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा वो मोबाइल होगा, ज्यादा मूवमेंट करेगा ट्रेपेजियम की तरह, राइट। तो जो ज्यादा प्योर है वो 24% सनलाइट को यूज कर पाता है, जो मल्टी क्रिस्टलाइन है वो 20% को यूज कर पाता है। यानी कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी अगर आ रहे हैं उसमें से 20 या 24 ही कंज्यूम हो पाते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन में 24, मल्टी क्रिस्टलाइन में 20। अब यहां पे क्या, न्यूअर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटिंग, जो नई टेक्नोलॉजीज क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को इनकॉर्पोरेट करने वाली आ रही हैं, दे फोकस ऑन बायफेशियल सोलर सेल्स कैपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम बोथ दी साइड्स ऑफ पैनल। इसलिए आप जो पैनल देखोगे ना, पहले इस तरह के पैनल आ रहे थे टिल्टेड, राइट, सनलाइट यहां से आ रही है, राइट। अब क्या है, अब इस तरह वाले पैनल्स भी आने लगे हैं, दोनों साइड से एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले, राइट। इससे क्या है, बायफेशियल, दोनों तरफ उसका फेस है जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा सकती है, राइट। सो बायफेशियल्स कैन इंक्रीज द पावर आउटपुट बाय 10 to 20%. Within this, passive emitter and rear contact technology is predicted to gain popularity. Passive emitter मतलब जो सनलाइट एमिट करने वाला, मिररिंग इफेक्ट देने वाली चीज, राइट। सो हाउएवर इट इज येट टू अचीव द प्राइस पैरिटी। प्राइस पैरिटी मतलब प्राइस में एक समानता। जो पहले वाले मोनोक्रोम पैनल हैं वो क्या है, सदियों से चले आ रहे हैं, दशकों से चले आ रहे हैं, राइट, डेकेड्स ओल्ड है, 95% मार्केट उनकी डोमिनेंट है। तो उनको बनाना, जो चीज पहले से बनती हुई आ रही है सस्ती पड़ेगी। अब जो नए वाले हैं उनका प्राइस थोड़ा महंगा है, हालांकि वो बायफेशियल हैं। अब उन पुराने वालों को हटा के नए वाले लगाना, नंबर 1। जो पहले इंडस्ट्री जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है उसको भी हटाना पड़ेगा, बायफेशियल बनाने के लिए नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। इस वजह से बायफेशियल वाले कम बन रहे हैं, हालांकि वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, राइट। तो इसीलिए प्राइस पैरिटी नहीं आ रही उनमें, वो नए वाले जो पैनल्स हैं वो महंगे पड़ेंगे। सो दिस इज देयर। द थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज डेवलप लेटर। थिन फिल्म, अब और भी फिल्म को, सिलिकॉन की जो फिल्म है उसको और भी थिनर किया जा रहा है, पतला किया जा रहा है कागज की तरह, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें पेनिट्रेट होके इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचाई जा सके सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी बन रही है। तो दे आर क्लासिफाइड एज सेकेंड जनरेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक्स। अब यहां पे देखोगे, फर्स्ट जनरेशन हमने कवर करा था, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन क्या है, प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, घबराओ नहीं, प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जाएगा, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, मोनो है, मल्टी है, दैट्स इट। अब तुम्हें ज्यादा इसमें डिप्लोमा, देखो मुझे समझाना पड़ेगा, वो बोलते हैं ना, समंदर भर पढ़ के जाओगे, बाल्टी भर याद आएगा, चुल्लू भर लिख के आओगे, राइट, वही वाला काम है। प्रीलिम्स में सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने देखे भी हैं वो भी दे आर चेकिंग योर सुपरफिशियल नॉलेज, बट समझाना ज्यादा पड़ेगा, राइट। नाउ अब कई बार क्या होता है, जब हम ये टॉपिक्स खुद भी पढ़ने बैठते हैं तो ये लगता है छोड़ो इसको नहीं पढ़ना, टेक्निकल ज़्यादा है, वही एंशिएंट हिस्ट्री, बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ लेते हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा बहुत समझ लोगे। यहाँ से एक और डायग्राम से समझो, सोलर सेल्स अब्सॉर्बिंग इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, वायरिंग कैप्चर्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंबाइंस इट विद द पावर फ्रॉम अदर सोलर सेल्स। ये हर सोलर सेल, जो सिलिकॉन का एडवांटेज क्या है, ये जो प्लेट देख रहे हो सिलिकॉन की, ये एक प्लेट, एक छोटा सा जो पैनल है वो दूसरे से कनेक्टेड है, छोटी सी उसी वायर से। एक सेल दूसरे को अपनी एनर्जी दे रहा है, दूसरा तीसरे को, फिर तीसरा इसको फाइनली आउटलेट दे रहा है, जिससे बल्ब या कोई भी जो भी सिग्नल हमें देना है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो हम दे रहे हैं, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ द थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज डेवलप लेटर। थिन फिल्म टेक्नोलॉजी जो लेटर ऑन डेवलप हुई उसको सेकंड जनरेशन सोलर फोटोवोल्टेक कहा जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिपॉजिटिंग सिंगल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ फोटोवोल्टेक मटेरियल ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब वो जो प्लेट है, राइट, टिपिकली प्लास्टिक और ग्लास की प्लेट पे इनको धरा जाता है। अब
हम कहां से शुरू हुए थे? मोनो पैनल से और मल्टी पैनल से। मोनो पैनल की हमने क्या एडवांटेज समझी थी? 24% इलेक्ट्रिसिटी, 24% सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या है? प्योर ज्यादा है। मल्टी वाले की क्या दिक्कत थी? इम्प्योरिटीज की वजह से वो 20% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। अब हम क्या कर रहे हैं? थिन फिल्म टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके मल्टीपल लेयर्स बनाएंगे तो भी एफिशिएंसी बढ़ रही है। समझ में आया? क्योंकि उनका प्योरिटी ग्रेड ज्यादा होगा। ठीक है, पहले हम लेयरिंग करते थे तो एफिशिएंसी डाइल्यूट हो रही थी, सनलाइट को पेनिट्रेट होने में दिक्कत हो रही थी। क्यों? प्योरिटी कम थी। अब थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज की वजह से हम सेकेंड जनरेशन सोलर फोटोवोल्टेक्स प्लेट्स जो बना रहे हैं, उनको एक के ऊपर एक प्लेट को रखा जा रहा है। एक्सरे फिल्म जितनी पतली जो प्लेट्स हैं, ये वैसी बन रही है, सिलिकॉन प्लेट्स। इन सिलिकॉन प्लेट्स के जरिए सनलाइट को पेनिट्रेट करवाया जाएगा, नीचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलाइज करके, उनको डिस्टेबलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। क्लियर? यूजेस ऑफ थिन फिल्म्स सोलर फ्रेम्स के अलावा और कहां पे यूज होते हैं? थिन फिल्म्स विद देयर लो थिकनेस, लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड व्हीकल्स, पावर स्टीयर लाइट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ये वो तुम देखते हो, कोई चीज को टच करते हो, जैसे इस लैपटॉप का भी ये बटन है तो इसमें सिलिकॉन प्लेट है, या टच स्क्रीन को टच कर रहे हो तो वो सिलिकॉन प्लेट्स के जरिए सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। आप गॉट एन आइडिया? तो ये कितना थिन है और कितना एफिशिएंट होगा। बाकी की यूजेस क्या हैं? अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है? एप्लीकेशन। ये तो उनको भी पता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, यूजेस, और क्या यूजेस हैं? जैसे इस बार क्या पूछा गया? ऑयल पाम। ऑयल पाम के बारे में सबने पढ़ा, फिलीपींस मलेशिया में ग्रो किया जाता है। उन्होंने क्या पूछा? ऑयल पाम कहां कहां यूज होता है? कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है या बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है कि नहीं? सिमिलरली हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो थिन फिल्म्स हैं जो सेकंड जनरेशन सोलर पैनल्स में यूज होंगी, ये और कहां कहां यूज होती हैं, उपयोग में आती हैं। राइट? मेन स्ट्रीम थिन फिल्म्स यूज सेमीकंडक्टर केमिस्ट्रीज लाइक कैडमियम टेलुराइड। इस केमिकल का नाम थोड़ा देखो, ये याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रट के समझोगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ के रटोगे। ठीक है? कुछ, अब ये कैडमियम टेलुराइड पे मैं रिसर्च कराऊं, फायदा नहीं है, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नाउ द मेनस्ट्रीम थिन फिल्म्स यूटिलाइज सेमीकंडक्टर केमिस्ट्रीज लाइक कैडमियम टेलुराइड विद मॉड्यूल एफिशिएंसीज ऑफ अराउंड 19%। अभी तक हम जो प्योरिटी की बात कर रहे थे ना, वो 20 से 24। अब ये जो टेलुराइड के साथ में हम अगर सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं तो ये भी 19% एफिशिएंसी हमें दे देता है। यानी कि 100 जूल्स ऑफ सनलाइट अगर हमने पास किए, उसमें से 19 एब्जॉर्ब हो जाएंगे। राइट? मोनोक्रोम वाले में कितने? 24। However, the efficiency of thin films is lower than that of crystalline silicon, ऊपर वाले की, monochrome panels वाले की। This has affected their popularity। इस वजह से ये thin films की popularity इतनी नहीं है। New and upcoming solar cells are grouped as third generation। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, write about first generation, second generation and third generation solar panels, right? And contain technologies such as perovskite, nanocrystal and dye-sensitized solar cells. Perovskites have seen rapid development in the recent years। अब यूपीएससी क्या पूछेगी कि perovskites किस कॉन्टेक्स्ट में जो है न्यूज में आता है। अब वहां पे लिखा होगा सोलर पैनल्स या फिर एलईडी, कंफ्यूज नहीं होने का, बस इतनी सी नॉलेज चाहिए इसमें। राइट? डिटेल में वो नहीं पूछ रहे, उन्हें साइंटिस्ट नहीं चाहिए। राइट? उन्हें जनरलिस्ट चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, इतना सा याद करना पड़ेगा। बाकी चीजें जो है इसमें कवर्ड ही है मोर और लेस। क्वेश्चन? हाँ जी सर, उस स्लाइड में जो लास्ट लाइन था सर, उसमें तो एफिशिएंसी की 18% लिखा गया था, तो सर ये 18% है, तब भी सर इसको बहुत रैपिड एडवांसेस। राइट, रैपिड एडवांसेस इसलिए करी जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को। राइट? ये क्या है, इसमें लागत ज्यादा आती है। उसी को 4 लेयर में, जैसे एक एक्सरे फिल्म है वो मोटी हो, मटेरियल ज्यादा लग रहा है लेकिन काम कितना ज्यादा हो रहा है? 24। अब एक ये पतली सी फिल्म से 18% हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एडवांसेस इन द सेंस कि इसको भी 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 लेके जाना है। राइट?
सो ये था इसमें सारा. अब दे हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू रिप्लेस सिलिकॉन. सिलिकॉन को रिप्लेस करने की तरफ मुहिम चल रही है, राइट. एंड डिसरप्ट द सोलर फोटोवोल्ट. डिसरप्शन, क्रिएटिव डिसरप्शन किसे कहते हैं? हाँ, पुराने को. क्रिएटिव डिसरप्शन क्या है? एक ऑक्सीमोरोन है. ऑक्सीमोरोन मतलब दो ऑपोजिट नेचर के वर्ड्स, ठीक है. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है? एसएमएस की जगह व्हाट्सएप आ गया. क्रिएटिव है लेकिन पुराने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर दिया. हम जिस एरा में हैं 21वीं सदी में, ये किसका एरा है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का. हो किसी चीज को ध्वस्त किया जा रहा है किसी नई चीज के लिए, नई चीज को उत्पन्न करने के लिए. तो ये जो रिप्लेस करने वाला जो दिक्कत है ना, हम अगर अपनी कंट्री में सोलर फोटोवोल्टेक मार्केट में कंट्री में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, लघु कुटीर उद्योगों को सब्सिडीज दी जा रही है कि तुम सोलर फोटोवोल्टेक बनाओ, टैक्स नहीं लगेगा. अगर ये चीज आ गई दोबारा से तो इंडिया के लिए और दिक्कत हो जाएगी. जो पुरानी फैक्ट्रीज लगवाई हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो पुरानी मशीनरीज लगाई उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट. ड्यू टू फैक्टर्स सच एज ईज ऑफ मैन्युफैक्चर, लो प्रोडक्शन कॉस्ट. वो जो मैंने लेयर बताया ना, एक एक्सरे की फिल्म पहले इतनी मोटी थी, वो 24% एफिशिएंसी दे रही थी. अब उसको पतला कर दिया इतना, वैसी 4, 5, 6, 8 उसमें से बन गई, और ये हर कितना दे रही है? 18%. बस इसको 6% और बढ़ा दिया तो सिलिकॉन की जो पुरानी प्लेट्स हैं वो रिप्लेस होने लग जाएंगी, राइट. सो ग्राफीन क्वांटम डॉट्स फॉर सोलर फोटोवोल्टेक. सिंपल के टर्म्स को एक बार पढ़ लेना. मैं इसको यहीं पे अभी फिनिश कर रहा हूं. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्लीपिंग, सो ये थोड़ा सा खुद से पढ़ना है, राइट. क्लियर? सी यू इन अनदर 15-20 मिनट्स फॉर पॉलिटी क्लास. कल से हमने जुडिशरी स्टार्ट किया था, तो जिन लोगों को जुडिशरी से पॉलिटी कंटिन्यू करना हो आप लोग कर सकते हो. जुडिशरी वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम स्क्रैच ओनली. ऑलराइट, डन. अदरवाइज क्लासेस जो है स्क्रैच से स्टार्ट तो होंगी ही. डन गाइस, थैंक यू.